हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल। सो आज के इस मुलाकात में हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चन सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम लगाने वाले हैं टोटल 3000 सवाल आपके पूरे सिलेबस के, राइट। और अगर आपको याद हो तो यार, इससे पहले हमने एक सेशन लिया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे, जहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और वहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस किए थे जैसे कि आपके हाउस होल्ड यूजेस ऑफ दीज माइक्रोब्स, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ दीज माइक्रोब्स, मेडिसिनल यूज ऑफ दीज माइक्रोब्स, एज वेल एज हमने बात करी थी कुछ एंजाइम्स के बारे में, राइट। आज की हमारी इस मुलाकात में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और हम बात करेंगे आपके बायोगैस के ऊपर, राइट। तो ये टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। आई थिंक प्रोबेबली सारा चैप्टर जो है ये आपका कवर आज हो जाएगा, और कल की मुलाकात में जो आपके पास आने वाला है सेशन, उसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। फाइन, तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यार एक बार आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मैं हल्का से रिवाइज करा दूँ। एक काम करते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इस पूरे चार्ट को रिवाइज कर रहे होंगे। अभी को फिलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, अटेम्प्ट इट। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको, राइट। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए पहला ही सवाल हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आ चुका है, तो एक बार इस चार्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आएंगे सवाल पे वापस। फाइन, तो एक बार खुद से इसको नोटिस कर लीजिए एंड देखें क्या होता है इसमें। तो आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसे आप फिजिकल स्टेप कहते हो। सेकंड स्टेप जो कि सबसे लंबा होता है इसे आप बायोलॉजिकल स्टेप कहते हो, और तीसरा वाला आपका आता है केमिकल स्टेप इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, विच इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पे आप देखोगे आपके पास क्या है, एक प्राइमरी सेडिमेंट टैंक होता है। तो जो भी सीवेज या वेस्ट आपके पास आ रहा है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के वेस्ट होंगे, ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो सकता है, इसके अलावा डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, है ना, और पील ऑफ द फ्रूट्स हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, राइट। तो जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, चिप्स पैकेट, क्लॉथ्स, एनीथिंग कैन बी देयर। तो जो भी चीज़ वहाँ से आ रही है, सबसे पहले वाले टैंक में हम उसको लेके आएंगे, वहाँ हम उसको करवाएंगे 2 प्रोसेस से पास। पहला प्रोसेस जो होगा वो होगा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और सेकंड प्रोसेस जो होगा उसे आप कहते हो सेडिमेंटेशन। तो ये दोनों स्टेप्स होने के बाद आपका जो वेस्ट है वो आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ते हुए वेस्ट को आप नाम देते हो प्राइमरी इफ्लुएंट। ओके, तो इसमें ये 2 स्टेप्स आ चुके हैं आपके। अब क्या होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट जो आगे बढ़ा है, इसके अंदर स्टिल कुछ ऐसे वेस्ट हैं, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, ये सब कुछ जो डिसॉल्व हो रखे हैं, राइट। तो अब उसको हम पास करते हैं सेकंड वाले टैंक में, जिसको आप कहते हो एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप उस सॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूसली एजिटेट कर पाओ। ये वर्ड एनसीईआरटी यूज करती है, कॉन्टिन्यूस एजिटेशन। दैट मीन्स उसको आप लगातार आपको हिलाते रहना है ताकि क्या हो सके, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। तो इसको हम कॉन्टिन्यूसली एजिटेट करेंगे ताकि ऑक्सीजन मिक्स हो सके, और जैसे कि नाम बता रहा है आपको एरेशन टैंक, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे फंगस पाए जाएंगे जो एरोबिकली काम करेंगे और आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब क्या होगा, अब जो बचा हुआ मामला है उसको हम आगे भेज देंगे तीसरे वाले टैंक के अंदर, एंड थर्ड टैंक इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक। ओके, और सेटलिंग टैंक भी आप इसे कह सकते हो, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ें जो बैक्टीरिया फंगस थे, जिसे आप फ्लॉक्स कहते हो, वो यहाँ पे आके सेटल हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए वेस्ट जो होगा उसको आप आगे भेज देंगे। तो जो आपके पास नीचे सेटल हुए हैं ना, उसे आप कहते हो बेसिकली यू कॉल देम दिस इज द वन, हाँ, उससे जो नीचे सेटल हो रहा है उसे आप एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जानते हो। यहाँ लिखा नहीं है, बट वी कॉल देम एक्टिवेटेड स्लज, और उसके पास कैपेसिटी है कि वो अभी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सकता है। तो उसका थोड़ा सा पार्ट उठा के आप वापस से इस वाले सॉल्यूशन में डालोगे एज एन इनोकुलम, जो कि एक्टिवेटेड स्लज की तरह काम कर रहा है, राइट। और बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज को आप आगे पास ऑन कर दोगे तीसरे वाले टैंक के अंदर, जिसे आप कहते हो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और ये तीसरा टैंक जो है ये आपके इनऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और फाइनली क्या होगा, जो आपके पास वेस्ट बचेगा उसको आप चाहो तो टर्शरी ट्रीटमेंट में भेज सकते हो, ताकि वो ड्रिंकेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके इन सब प्रोसेसेस के थ्रू, वेदर यूवी रेडिएशन हो गई, ओजोन हो गई, क्लोराइड मेथड हो गया, राइट, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इनकी मदद से आप उस वेस्ट वाले पानी को वापस से ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उस पानी को रिवर में भी रिमूव कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास एक पूरा प्रोसेस है, मैंने डिटेल में नहीं समझाया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता होगा। जस्ट अ क्विक रिविजन आई हैव गिवन टू यू। ओके, तो आते हैं आपके अब सवाल के ऊपर। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है कौन सा वाला आपका टैंक है, ये आपका 4th टैंक है। फर्स्ट टैंक ये है, सेकंड टैंक ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ वाला आपका होता है
अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो आप कह सकते हैं अगर कोई आपका फोर्थ टैंक है, ये आपका फोर्थ टैंक है और इसमें क्या होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट और साथ में जो आपके एक्टिवेटेड स्लज था ना, एक्टिवेटेड स्लज, इसको आप डाइजेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हो, इसको आप चाहते हो कि ये डाइजेस्ट हो जाए। फाइन। तो अगर देखा जाए तो वो क्या चीज़ है जिसको आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो वो एक्चुअली आपका इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी स्लज है, या फिर आपका एक्टिवेटेड स्लज है या फ्लोटिंग डेब्रीज है। तो एक्टिवेटेड स्लज वो चीज़ है जो कि आप इस पर्टिकुलर टैंक में डालते हो ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके ड्यूरिंग लाइक अंडरगो द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिकली ये पूरा प्रोसेस जो होगा उसमें क्या होगा, आपके पास अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अनएरोबिक बैक्टीरिया आपके एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट कर देंगे। फाइन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस तीसरे वाले टैंक में हमने क्या डाले हैं, जो इससे पहले वाले टैंक में एक्टिवेटेड स्लज बच गया था उसको हमने इसमें डाल दिया। फाइन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि को मान लो चिप्स का पैकेट हो गया, चिप्स हो गए, या फिर कोई क्लॉथ्स हो गए, है ना, पेबल्स हो गए, ठीक है, स्टोन्स। तो ये सब कुछ जो होगा ना, इन सब को आप कह सकते हो कि ये आपके सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और कौन से ट्रीटमेंट की मदद से आप इनको रिमूव कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी या स्लश ट्रीटमेंट। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे आप 2 स्टेप्स प्रोसेस या 2 स्टेप्स को परफॉर्म करके विच इज योर प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें आप 2 चीज़ें करोगे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, विच इज़ योर यू कैन से सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, और दूसरा क्या करोगे आप, सेकंड सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फाइन। तो इन दोनों स्टेप्स की मदद से आपके पास जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो जो आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस बनती हैं। तो अगेन दिस इज द फोर्थ टैंक जहाँ पे क्या गया है हमारे पास, जहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यार उसे हम डाइजेस्ट कर दें, तो उसके डाइजेशन के दौरान कौन कौन सी गैसेस बनेंगी। तो ये प्रोसेस पहली बार कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग अनएरोबिकली, अनएरोबिक प्रोसेस। और अगर कोई एक अनएरोबिक प्रोसेस है जिसमें आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया, तो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, वो कुछ गैसेस होती है। और कौन सी गैस होती है, बायोगैस फॉर्म होती है। बायोगैस जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बायोगैस में क्या क्या आता है, आपके मिथेन्स आती हैं, CH4, इसके अलावा CO2 आती है, H2S आती है, H2 आती है, ये गैसेज यहाँ पे बनती है। फाइन। तो यहाँ पे हम बात करें तो भाई कौन सा आंसर ठीक होने वाला है, तो देखा जाए तो मिथेन एंड CO2 ओनली, मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड O2, तो O2 तो बनती नहीं है, और सिर्फ ये दोनों गैसेस बनेंगी ऐसा भी सही नहीं है ना। तो अगर बाकी ऑप्शंस देखा जाए तो यार लास्ट में से और सेकंड में से कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड आंसर है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। होपफुली आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे और इजीली हो भी पा रहे हैं, बिकॉज इस चैप्टर से वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और दैट टू बेसिकली बहुत ईजी होंगे। तो इट्स लाइक थियोरेटिकल टॉपिक है आपका, बहुत ईजिली, है ना। इसका आपके पास पूरा 1 शॉट अवेलेबल है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या सिंपली आप नीट निकेतन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे तो आपको इसका 1 शॉट मिल जाएगा। तो आपको मैंने वहाँ डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ सवाल भी वहाँ पे लगवाए हुए हैं मैंने आपको। फाइन। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग द डोमेस्टिक वेस्ट इन लार्ज सिटीज़। जो आपके पास बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, है ना, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उसमें जो आपके पास वेस्ट बनता है लार्ज अमाउंट में, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो देखा जाए पहला कह रहा है हैज़ द हाई BOD एज इज कंटेन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि यार जो आपके पास लार्ज सिटीज़ में डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है ना,
उस डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होता है, दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। आपके ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है उसके अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट, साथ में उसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है। तो अगर दोनों ही तरह के वेस्ट उसके अंदर पाए जाएंगे तो आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपके एरोबिक बैक्टीरिया का, राइट। तो एरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम इनको डाइजेस्ट करवा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको इनऑर्गेनिक को अगर डाइजेस्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनएरोबिक कंडीशंस में अनएरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके आप इनको डाइजेस्ट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यार जो आपके पास लार्ज सीरीज में डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसमें दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो आपको दोनों तरीके से प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा बीओडी डिमांड हो रही होती है, बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होगा, बीओडी डिमांड होगी, एंड हाई बीओडी मीन्स मोर वेस्ट। ठीक है, और बीओडी होती क्या है, बीओडी इज लाइक द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द वेस्ट, है ना, टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब्स। तो व्हाट इज दिस बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या डिमांडेड by microbes to digest organic waste, ऑर्गेनिक वेस्ट। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन हो रहा है वो कैसे प्रोसेस में हो रहा है, वी कैन से एरोबिकली, ओके, एरोबिकली। सो दिस इज व्हाट आई कैन से बीओडी स्टैंड्स फॉर, विच इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सवाल भी काफी बच्चों के मन में रहता है कि सर बीओडी होता क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द करेक्ट आंसर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फाइन, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन सारों को इन सबको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। फाइन, तो गिव इट अ शॉट बाय योरसेल्फ, खुद से एक बार रैम कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखें आंसर, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। क्या बायोगैस जो होती है ये एरोबिकली प्रोड्यूस होती है? नहीं, हम जानते हैं कि आपके पास जो पूरा बायोगैस का कॉन्सेप्ट होता है ना, उस बायोगैस के कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इस तरीके से एक कंटेनर, फिर आएगा आपके पास दूसरा कंटेनर जो कि 6 फीट तक गहरा होगा, और फिर आ जाएगा आपके पास ये तीसरा वाला कंटेनर, राइट। यहां पे हम क्या डाल देंगे, यहां पे हम स्लरी डाल देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कंटेन योर CO2, सॉरी नॉट CO2, वी कैन से काउ डंग प्लस में H2O आपने ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसी में क्या पाए जाएंगे, आपके मिथेनोजेंस पाए जाएंगे, मिथेनोजेंस। फाइन, अभी जैसे ही आपके पास यहाँ से ट्रैवल करते हैं अंदर की तरफ, तो क्या होगा, इस 6 फीट गहरा जो गड्ढा है वो क्यों किया गया है, ताकि इसके अंदर अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट हो सके, अनएरोबिक कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इसे कनेक्ट करके यहाँ से ऐसे पास कर देंगे और यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। तो इस पूरे कंडीशन में यहाँ पे नीचे इतना गहरा गड्ढा खोदने का कारण क्या था, ताकि अनएरोबिक कंडीशंस काम कर सकें और आपके जो मिथेनोजेंस है वो इसी कंडीशन में काम करते हैं। फाइन, और फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक आउटलेट होगा, इस आउटलेट से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें आपको गैसेस मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी CH4 हो गई, H2S हो गई, H2 हो गई, या फिर CO2 हो गई। तो गैसेस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डन है, कोई डाउट तो नहीं है इस बायोगैस में, इजी कॉन्सेप्ट है ना, जस्ट एक बार समझना ज़रूरी है। कभी समझा ही नहीं है तो आपको नहीं आएगा, लेकिन एक बार भी समझ लिया तो आपको ईजिली आ जाएगा। फाइन, और यहाँ पे जो बचता है आपके पास वो क्या होता है, वो आपके पास मैन्योर की तरह काम हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड।
तो ये मैन्योर की तरह काम कर लेगा। तो ये एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस है जहां पे आप वेस्ट का इस्तेमाल करके आपने इनपुट कुछ नहीं दिया है ना, आपने इनपुट कुछ खास दिया नहीं है, जो इनपुट आप दे रहे हो वो भी आपके लिए वेस्ट था, और मतलब वेस्ट चीज़ों को देख के आप यूजफुल चीज़ें बनवा रहे हो, और उसमें से ये भी काम की चीज़ है हमारे पास। तो इट्स लाइक अ बेस्ट प्रोसेस है ना। ऐसे प्रोसेस हमें और भी चाहिए नेचर के अंदर। चलिए अब आते हैं आंसर पे। तो अगर आंसर देखा जाए तो पहला वाला आंसर तो सर गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया काम नहीं करते, अनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या आना चाहिए, अनएरोबिक बैक्टीरिया। फाइन। सेकंड कह रहा है मिथेनो बैक्टीरियम जो होते हैं इज एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन द रुमेन ऑफ कैटल्स। तो अगेन रुमेन ऑफ कैटल्स में या फिर बायोगैस में इस्तेमाल होने वाले आपके मिथेनो बैक्टीरियम जो होते हैं कैसे होते हैं, ये भी अनएरोबिकली काम करते हैं। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी में क्या गलती है कि आपके पास जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस दीज आर नथिंग बट अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। फाइन। नेक्स्ट कह रहा है बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस एंड इट्स अ प्योर मैथेन। नहीं, ये प्योर मैथेन नहीं होती, इसमें और भी गैसेस मिक्स हो रखी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अंदर पाई जाती है आपकी मिथेन, साथ में CO2, साथ में H2S, साथ में H2। तो ये सारी ही गैसेज यहाँ पे पाई जाएंगी एंड इट्स नॉट अ प्योर मिथेन। नेक्स्ट कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलिंग टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो आपको मैंने सिखाया था ना, देखो इस पूरे ग्राफ, इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्लॉक्स की फॉर्मेशन करवाई थी, मीन्स फ्लॉक्स बने थे, है ना, दैट इज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया। तो जो आपके पास फंगस और बैक्टीरिया का एसोसिएशन बना था जिसे आप फ्लॉक कह रहे हो, वो कैपेबल है, वो सक्षम है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, और उसी को हमने आगे भेज दिया जो सेटल हो गया था, और उसी को हमने क्या कहा था, उसी को हमने कहा था एरोबिक या एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। फाइन। तो ये वो चीज है जिसके पास क्या है, कैपेसिटी है कि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर पाए। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि लास्ट वाले स्टेटमेंट सही है कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये सेडिमेंट है सेटलिंग टैंक का, और जो कि कैपेबल है आपके एरोबिक कंडीशन या एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं। फाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑलवेज करेक्ट। फाइन। 6 पे आते हैं। कह रहे हैं गोबर गैस कंटेन व्हाट। तो गोबर गैस इज नथिंग बट जस्ट बायोगैस। तो सवाल वही पूछ रहा है कि बताओ बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज इंक्लूड होती है। तो अगर बात की जाए तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि आपके पास जो बायोगैस है उसमें पाई जाएगी आपके पास CH4, इसके अलावा आपको मिल जाएगी CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। ये 4 गैसेज है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होती है, ये होती है, दैट इज 60% के आसपास, ये आपकी होगी 20% के आसपास, ये दोनों मिला के होती हैं आपकी 10% के आसपास। फाइन। तो ऐसा सा कुछ नंबर आपके पास रहता है ना, 20 से 30% होगी, और ये आप कह सकते हो 60 से 70% तक। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर, या फिर मोर प्रिफर्ड आंसर देखा जाए तो आप कह सकते हैं CO2 and H2, CO2 and H2O, CH4 and CO2, या फिर CH4 ओनली। तो CH4 तो वही होना चाहिए बिकॉज सबसे ज़्यादा मात्रा में यही है, और इसके बाद कौन है, CO2 है, तो CH4 and CO2 कैन बी द करेक्ट आंसर। राइट, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे। Which of the following can be used as a biocontrol agent? Now we have the questions from biocontrol agent. तो biocontrol agent in the treatment of plant disease. Plant disease का treatment अगर करना हो तो उसमें कौन से biocontrol agent का आप इस्तेमाल करते हो। सर होते क्या हैं ये biocontrol agents? तो ये कुछ ऐसे agents हैं, देखो bio means something which is living and control means किसी चीज़ को कंट्रोल करना है हमें। तो मान लो अगर हमारे पास कोई एक प्लांट है ना, अगर हमारे पास कोई एक प्लांट है, खूबसूरत सा है ना, प्यारा सा, अब मान लो इसके पास जो रूट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है कि कोई एक पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया या इंसेक्ट आके क्या कर रहा है, यहाँ पे डिसीज कॉज कर रहा है। कौन कॉज कर रहा है यहाँ पे या किसी भी पार्ट पे। तो मान लो ये कोई एक बीटल है, जो बीटल हमारे इस पर्टिकुलर प्लांट को डैमेज कर रहा है। तो अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फर्टिलाइजर्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उससे हमारे प्लांट को भी हार्म होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा इंसेक्ट या कोई एक ऐसा एनिमल लाके छोड़ देंगे, राइट, जो एनिमल इसको खा जाए। तो जो हमारी फसल को खराब कर रहा है ना, अगर उसको मार दिया जाए विद द हेल्प ऑफ किसी दूसरे लिविंग थिंग के थ्रू, तो इसे आप कहते हो बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट, तो इसे आप बायो कंट्रोल एजेंट के नाम से जानते हैं। फाइन।
तो होपफुली यू अंडरस्टूड क्या होते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट, जो कंट्रोल करते हैं किसी पैथोजन को जो कि हमारे किसी पेस्ट को या फिर किसी इंसेक्ट को जो कि हमारे प्लांट को हार्म करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन है वो, तो आपका लैक्टोबैसिलस, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास जो कि जहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल हो सके, कोई नहीं है। कॉलेरा हमेशा डिसीज कॉज करता है, ये हमारे काम का नहीं है। एनाबेना आपके बायो फर्टिलाइजर जरूर है लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपका एनाबेना क्या है, आपका बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। और जो ट्राइकोडर्मा है ये काम करता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा है क्या, ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंगस है जो ऐसे फंगस को मारता है जो हमारे प्लांट को खराब करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो ट्राइकोडर्मा है ना, ट्राइकोडर्मा इसका जीनस क्या होता है, इट बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड एज विरिडे। ये भी एक एज अ पीवाईक्यू फॉर्म हो चुका है। ठीक है, विरिडे जो होता है ना, ये VIRI है। ठीक है, विरिडे इज द जीनस फॉर दिस ट्राइकोडर्मा एंड इट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ फंगस। ये एक तरह का फंगस है जो कि प्लांट पैथोजन को किल करता है, किल्स प्लांट पैथोजन्स। फाइन, तो पेस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गए, तो जो भी पैथोजन है ना प्लांट के लिए उसको ये किल कर देगा एंड दैट इज योर ट्राइकोडर्मा विरिडे। आपको अगर याद हो तो इसी चैप्टर में हमने एक और नाम पढ़ा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एंड दैट यू नो दैट्स अ काइंड ऑफ एन एंजाइम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए जो एंजाइम है जो वहाँ से हम निकालते हैं एंड उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हियर वी हैव ट्राइकोडर्मा विरिडे, वहाँ पे क्या था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि साइक्लोस्पोरिन हमें देगा और यहाँ पे ये एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल हो रहा है। होपफुली यू गॉट द इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बताओ इनमें से कौन कौन से आपके बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो कह रहे हैं नॉस्टॉक या फिर आपका एजोस्पिरुलम और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। आपको पता है सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि नॉस्टॉक जो होता है वो कोई बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता, वो एक तरह का बायो फर्टिलाइजर होता है। फाइन, तो अगर देखा जाए तो इस पहले वाले क्वेश्चन में से आपके पास जो नॉस्टॉक है दैट नॉस्टॉक इज एक्चुअली नॉट, इट्स अ बायो फर्टिलाइजर, इट्स अ बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट कह रहा है बैसिलस थ्रोंजाइनिसिस, टोबैको मोजाइक वायरस और एफिड्स। ये तीनों में से क्या ये तीनों ही आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं? नहीं, हम जानते हैं कि ये बीटी कॉटन तो है हमारे पास, बैसिलस थ्रोंजाइनिसिस। टोबैको मोजाइक वायरस किसी तरह का बायो कंट्रोल एजेंट नहीं होता, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक के अंदर और इट कैन बी यूज एज अ वेक्टर। बाकी आपको बताइए पैथोजेनिक इन नेचर होता है, पैथोजेनिक होता है, तो इट इज नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट, नॉट अ बायो कंट्रोल एजेंट। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थ्रोंजाइनिसिस, क्या ये तीनों ही आपके बायो कंट्रोल एजेंट है? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड वी कैन से सॉल्यूशन में अगर बात की जाए तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो है ये आपको पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ फंगस, बिलोंग्स टू अ जीनस विरिडे। इट्स अ काइंड ऑफ अ फंगस जो कि आपके प्लांट पैथोजन्स पे काम करता है, पैथोजन ऑफ प्लांट्स को एक किल करेगा, तो इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट। सेकेंडली अगर बात की जाए आपके पास और कौन है इसमें दिया हुआ आपको, बैसिलस थ्रोंजाइनिसिस एंड बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस जो होता है ना दैट्स अ काइंड ऑफ अ वायरस, मतलब ऑब्वियसली नाम में ही आ रहा है तो एक तरह का वायरस है और ये किल करता है अगेन कुछ इंसेक्ट को जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल है। मगर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि यार ये कौन से जीनस से रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड एज NPV, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। फाइन, तो इसका जीनस क्या है, ये आपका एक तरह का वायरस, ये एक तरह का क्या है आपका वायरस है और इसका जीनस क्या होता है वो जानना इंपॉर्टेंट है। इट बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड एज NPVS, that stands for न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। फाइन, तो ये इससे बिलोंग करता है और बेसिकली ये आपके इंसेक्ट को, कुछ पेस्ट को किल करेगा। ठीक है, तो किल
insect and pest and it belongs to a category of narrow spectrum species. तीसरी बात यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, belongs to a narrow spectrum species. तो ये नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज से बिलोंग करता है, मतलब कि नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो सबको नहीं मारती, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग को ही मारेगी. तो इट्स लाइक अगर तुम्हारी घर होता है ना, इट्स लाइक हैपन्स एट द होम कि या ग्रुप की बात हो गई कि आपके पास 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, उनमें से एक के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तो तुम उसके सामने सबसे बात कर लोगे, बस उससे बात नहीं करोगे, दिखाने के लिए, जलाने के लिए कि हाँ तेरे से मैं बात नहीं कर रहा है ना. तो इट्स लाइक सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो कि कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट है, कुछ ऐसे इंसेक्ट हमारे पास हैं, कुछ ऐसे बायो कंट्रोल वायरसेस हमारे पास हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट को मारेंगे, बाकी इंसेक्ट को नहीं मारेंगे. ठीक है, उसे कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज. फाइन, तो सेकंड वाला भी होता है हमारे पास. तीसरा अगर देखा जाए क्या दिया हुआ है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस. बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये जो होता है ना, इसको आप वैसे तो पढ़ने वाले हो किसके अंदर, आपके बायोटेक एंड एप्लीकेशन के अंदर, जिसे आप बीटी के नाम से भी जानते हो. ऑल्दो ये है क्या, ये एक तरह का आपके पास बैसिलस थुरिनजेनेसिस के स्पोर्स आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैशे. आप सैशे को फाड़ोगे, उसके अंदर स्पोर्स होंगे इस पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया के, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के, और उसको आप अपनी फील्ड में डाल दोगे. जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके प्लांट्स वल्नरेबल है, वहाँ पे आप उसको स्प्रेड कर दोगे और फिर ये ग्रो करेंगे. और जैसे कोई कैटरपिलर है ना, लाइक यू नो बटरफ्लाई का जो आपके पास कैटरपिलर होगा, अगर वो उस प्लांट की लीव्स को खाना चाहेगा तो इस इंजेक्टली क्या होगा, ये स्पोर्स उसको मार देंगे. फाइन, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के स्पोर्स हमें मिलते हैं मार्केट में, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया. एक तरह का बैक्टीरिया होता है. तो इसको स्पोर्स को आप स्प्रेड कर दोगे, स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट्स. तो इसको आप वल्नरेबल प्लांट्स पे स्प्रेड मार दोगे. ठीक है, ओके भाई, आगे समझ में. तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंड दैट्स वल्नरेबल. फाइन, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ये तीनों ही क्या होते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम किए जाते हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9. सेइंग दैट अ बायो कंट्रोल एजेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ये आईपीएम क्या होता है, आईपीएम इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें अगेन कौन आते हैं, इसमें आपके आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज. नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज मतलब कुछ ऐसे स्पीशीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स आएंगे जैसे बैक्यूलोवायरस, जो पर्टिकुलर स्पीशीज को ही मारेगा, सबको नहीं मारता. फाइन, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा आगे जाके, पर अभी को सिर्फ इतना याद रख लो कि बैक्यूलोवायरस एग्जांपल आ जाएगा इसमें, बैक्यूलोवायरस. फाइन, ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि ये कुछ ऐसे स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स. तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस वायरस है, तो हम जानते हैं कि यार इस वायरस का टारगेट ना इन सब में से सिर्फ ये वाला है. तो अगर सिर्फ ये वाला टारगेट है इसका, तो ये बाकियों को नहीं मारेगा, इनको नहीं मारेगा, इसको मार देगा. तो आप देख पा रहे हैं कि ये पहली बात तो स्पीशीज स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंसेक्ट को ही टारगेट करेगा, उसमें से भी जो आपके नॉन टारगेट वाले हैं उनको नहीं मारेगा, सिर्फ टारगेट वालों को मार देगा. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और इसका हमने बहुत अच्छा इस्तेमाल भी निकाल लिया है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो. कह रहा है माइक्रोब्स यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर. तो कैटरपिलर जो होता है ना, उसको मारने के लिए आप कौन से बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो वैसे हमारे पास पूरी लिस्ट है ना, जैसे आपको पता है कि आपके जो ड्रैगन फ्लाई हैं उसका इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटोज को मारने के लिए, आपके पास जो लेडी बग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं आपको यू कैन से एफिड्स को मारने के लिए, है ना. तो ऐसे हमारे पास पूरी लिस्ट है. उसमें से अगर हम देखा जाए कि कैटरपिलर ऑफ लार्वा को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपके इसका बैसिलस थुरिनजेनेसिस. इसके जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स आपको सैशे के फॉर्म में मिलेंगे, उसको हम स्प्रेड कर देंगे ऑन द वल्नरेबल प्लांट्स. स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट्स. फाइन, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर कैटरपिलर के गट में जाके एल्कलाइन नेचर उसको जैसे ही मिलेगा ना, तो उसका एक जीन होता है जिसे आप कहते हो क्राइजीन, वो क्राइजीन एक्टिवेट होगा. इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ
क्राइजीन, और ये स्मॉल सी है, ओके, क्राइजीन, और फिर वो क्या करेगा, वो परफोरेशन कर देगा, और इस परफोरेशन की वजह से हमारे पास जो भी प्लांट होंगे वो मर जाएंगे। तो ये कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप के प्लांट के या स्पीशीज को मारता है, तो वी हैव सम स्पीशीज, राइट, तो उनको ये मार देगा। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, कैटरपिलर को मारने के लिए हम बीटी का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे कि अगर हम बात करें लेडीबग, लेडीबग जो होता है वो मारती है एफिड्स को। एफिड्स कुछ ग्रे कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारती है ना। ऐसे अगर आपसे पूछा है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जो होता है ये मारता है मॉस्किटोज को, ये मॉस्किटोज को खा जाता है, ठीक है। तो ये आपके बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो कौन है, वो आपके पेस्ट हो जाएंगे। ये एज अ बायो कंट्रोल एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे पेस्ट। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। सेइंग ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम हैज प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप इसको ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो बायो कंट्रोल एजेंट। क्यों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसको आप बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हो। जीन्स ट्रांसफर इन द हायर प्लांट्स, या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन द सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस, या बायो रेमिडिएशन फॉर कंटेमिनेटेड सॉइल, या फिर रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड। तो इनमें से आपको पता है कि अगर आप इनको इस्तेमाल कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपके लिए हेल्पफुल है। किस काम में, एक्टिंग एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। फाइन, तो आपको ये जो सॉइल बॉर्न डिसीज होती हैं, जैसे कि आपकी गॉल डिसीज, गॉल रूट डिसीज, फाइन, या फिर आप कह सकते हो कि जो एग्जाम्पल आप ले लो रूट नॉट डिसीज, हालांकि रूट नॉट डिसीज पे ही काम नहीं करते, बट डिसीज के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। प्लांट्स की रूट्स में डिसीज हो जाती हैं, उनको मारने के लिए बेसिकली आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और दैट्स द करेक्ट आंसर। फाइन, 12th पे आते हैं। Saying the technology for biogas production was developed in India mainly due to which of the following efforts। तो इस चैप्टर में आपको 2 शॉर्ट फॉर्म दी गई है, तो इस पूरे चैप्टर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है ना, तो वो या तो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या वो ये दोनों फुल फॉर्म्स है। तो आपको एनी हाउ वो पता होनी चाहिए, और ये 2 वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने क्या किया है, इस्तेमाल कर किया है, या बायोगैस की प्रोडक्शन उन्होंने करी है। लेट्स सी द फुल फॉर्म, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो वी हैव IARI, एंड सेकेंड वी हैव KVC। तो IARI जो होती है, इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इट स्टैंड्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है हमें, एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फाइन, और सेकंड जो आपकी KVIC, KVIC जो होती है स्टैंड्स फॉर दिस KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन। फाइन, तो दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों एब्रीवेशंस आपको याद होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सेइंग लेडी बग इज यूजफुल फॉर, आपको बता दिया मैंने, है ना। आपके ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो मॉस्किटोज को मारेंगे, और लेडी बग जो होती है ये आपके एफिड्स को मारेंगी। लेडी बग ना कुछ ऐसी दिखती है, आपने देखा भी होगा, मतलब आपको शायद नाम ना पता हो, लेकिन हम देखा होगा कुछ इस तरीके से ना, आपके पास एक छोटे से बीटल टाइप की अब छोटी सी इंसेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे रेड कलर में एक आपके पास होगी, जिसमें आपके पास क्या होंगे, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे। ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर के बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर व्हाइट कलर के या ब्लैक कलर के आपको स्पॉट्स दिख जाएंगे, है ना। और एक उसकी मुंडी बना देते हैं, ये हो जाएगी इसकी मुंडी, ठीक है। तो ऐसी से एक आपके पास क्या होती है, कैसी बर्ड, छोटी सी बर्ड होती है, तो वो बेसिकली किल करती है किसको, एफिड्स को, है ना। तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। सेइंग द बैसिलस थ्रंजनेसिस व्हिच इज BT इज यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट। तो इन सब में से आपका BT जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है। नाउ लेट अस सी द आंसर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो BT है ना, बैसिलस थ्रंजनेसिस, दैट बेसिकली कंट्रोल्स, आई टोल्ड यू इट इज एक्टिंग एज अ, है ना, इट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज। तो ये जो आपका BT होता है ना, ये कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारेगा,
तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे 3 कैटेगरीज होती है। एक होती है डायप्टेरियंस, एक होते हैं आपके लेपिडोप्टेरियंस, एक होते हैं कॉलेप्टेरियंस। ये 3 क्या है? ये 3 आपकी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट हैं जिनको ये मारता है। इनके अलावा कोई और इंसेक्ट आएगा ना तो उसको नहीं मारेगा ये। तो दैट्स व्हाट इज आस्किंग कि बताओ किस किस को मारता है ये। तो उसके लिए आपको 3 कैटेगरीज पता होनी चाहिए, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज। तो कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को ही मारेगा। उसमें से आपके पास 3 स्पीशीज के नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहले हैं आपके पास डायप्टेरियंस, डायोप्टेरंस। सेकेंड भी है लेपिडोप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस। एंड थर्ड यू हैव दैट इज कॉलेप्टेरियंस, कॉलेप्टेरियंस। फाइन। तो इसमें से जो आपके लेपिडोप्टेरियंस होंगे, इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे आर्मी वॉर्म, आर्मी वॉर्म, या कॉटन, या कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। फाइन। और बात की जाए डायप्टेरियंस के बारे में और कॉलेप्टेरियंस के बारे में, तो आपके पास जो कॉलेप्टेरियंस होते हैं ना, इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कि बीटल्स हो गए, है ना, लेडी बग हो गई, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे आपके। तो बीटल्स, लेडी बग, वो आपकी कॉलेप्टेरियंस में आ जाएंगे, और डिप्टेरियंस में आपके आ जाएंगे मॉस्किटोस। फाइन। तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज या फ्लाइज आ जाएंगे इसके अंदर, आपकी फ्लाइज हो गए, मॉथ्स हो गए, ये सब कुछ आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इनको ये मारता है बेसिकली। तो हम देखा जाए तो यार इसको आप कैसे याद रखोगे? LCD, यू हैव द LCDs एट द होम, है ना। LCD मतलब टीवी आपके पास होता है, तो LCD जो होता है LCD से आपसे याद कर लेना और इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो बात की जाए तो फ्लाइज को भी मारेगा, मॉस्किटोस को भी मारेगा और इसको भी मारेगा। तो वी कैन से ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको मारता है ये इन ऑप्शंस में से। जनरली सबको नहीं मारता, इन ऑप्शंस में सबको मारता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। सेइंग दैट बायोलॉजिकल क्लॉक एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम, तो सॉरी बायो कंट्रोल एजेंट, बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं, बायो कंट्रोल एजेंट्स आप किन से निकालते हो? अभी ये आपको मिलते कहाँ से? ये सब बड़ा सवाल है। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि आपका जो बेसिकली कौन, बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस जो होता है वो आपको किससे मिलेगा? वो एक तरह का बैक्टीरिया है बेसिकली, राइट। तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस जो है आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया से आप नहीं बनवा सकते हो। इकोलाई से नहीं बनवा पाओगे, बिकॉज इकोलाई क्या है? अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इकोलाई जो होती है ये आपको पता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में काम आएगी, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह ये काम नहीं करती। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में इसका काम है, ये आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज योर बायोटेक। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है, बट नॉट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बात करें अगर एगेरोबैक्टीरियम टुमनिफेशियम के बारे में, तो ये क्या है? ये क्या बला है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये आपका एक तरह का अगेन बैक्टीरिया होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। एक्चुअली इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि TI प्लाज्मिड बनवा सकता है। सो इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ TI प्लाज्मिड, और उस TI प्लाज्मिड का आप इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर DNA के पीस को किसी होस्ट के अंदर एंटर करवा सकते हो। तो इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर फॉर अस। तो इसका इस्तेमाल अगर हम कहाँ पे करेंगे? वापस से बायोटेक के अंदर। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो होता है आपके पास एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफेशियम, ये क्या करता है? ये इट कैन ट्रांसफर अ स्मॉल DNA, it can transfer a small DNA by TI plasmid into host cell। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज के पास है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक के अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, तो ये आपके पास एक ऐसा नेमाटोड होता है, एक तरह का राउंड वर्म होता है ये नेमाटोड, जो कि एक तरह का राउंड वर्म है। और ये क्या करता है? ये प्लांट्स के अंदर डिसीज कॉज करता है, रूट नॉट डिसीज, ठीक है। इट कॉजेज द रूट नॉट डिसीज, किसमें? आपके टोबैको प्लांट्स में। तो टोबैको प्लांट्स में ये कॉज करेगा। तो बेसिकली ये तो हमारे लिए फसाद की जड़ है, तो बीमारी है हमारे लिए, हम इसको मारना है बेसिकली। तो इसको आप बायो कंट्रोल की तरह इस्तेमाल तो ना करोगे। फाइन। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। 16 क्वेश्चन सेइंग सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इनमें से कौन से वाले सही हैं?
आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 70, सेइंग दैट इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा है उसमें से प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो आपको सिखाया है मैंने, प्राइमरी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको आप फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे आप फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हो, और इसमें आपके दो स्टेप्स आते हैं। पहला होता है आपका सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेकंड आपका होता है सेडिमेंटेशन। तो आपका जो भी पेबल्स वगैरह हैं उसको आप पहले सेटल डाउन कर दोगे, वी कॉल दिस सेडिमेंटेशन। और जो आपके पास चिप्स पैकेट या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको आप सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन स्लिट्स लगा के फिल्टर आउट कर लेंगे। फाइन, तो ये होता है आपके पास क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो आप कह सकते हैं इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फिजिकल प्रोसेस। और सेकंड आप कह सकते हैं इसमें दो स्टेप्स आते हैं आपके पास। पहले स्टेप का नाम है क्या, सेडिमेंटेशन, और सेकंड जो स्टेप है उसे आप कहते हो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो वी कैन से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ, 18 क्वेश्चन, सेइंग ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं ना, व्हाट डू यू कॉल देम, और जो आगे बढ़ जाएंगे ना, द सुपरनेटेड जो कि आगे बढ़ रहे हैं, उसे आप किस नाम से बुलाओगे। तो आपको अगर मैं पहले डायग्राम दिखाना चाहूँ ना, जो हमने स्लाइड सबसे पहले देखी थी, दैट कंटेन्स योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आप देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो चीज़ नीचे सेटल कर रही है उसे आप सेडिमेंट कह दोगे, जो बैठ गई है नीचे। और जो इसके बाद ऊपर वाला पार्ट जो बच गया था उसको हमने आगे भेजा है, तो उसको आपने नाम दिया था क्या, प्राइमरी इफ्लुएंट। फाइन, तो वी कैन से इसे आप कह दोगे प्राइमरी सेडिमेंट या फिर प्राइमरी इफ्लुएंट। ओके, तो इसका आंसर देखा जाए तो प्राइमरी स्लज, ओके स्लज भी कह सकते हैं उसको। तो पहली वो चीज़ जो कि सेटल डाउन हो गई है, और सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट तो जो आगे ट्रैवल कर रहा है, और स्लज जो नीचे बैठ चुका है। एक्टिवेटेड स्लज तो नहीं होगा, ये किस में पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, या फिर इट इज फॉर्म्ड आफ्टर एरेशन टैंक। तो ये तो बायोलॉजिकल का पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी हाँ, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी स्लज जो नीचे बैठ चुका है और जो आगे ट्रेवल कर रहा है वो है आपका प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की वेस्ट पाए जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, 19, सेइंग दैट व्हाट इज बीओडी। नाउ फुल फॉर्म इसने पूछ लिया आपसे, और डेफिनेशन आप जानते ही हैं इसकी, कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और डिमांडेड बाय द माइक्रोब्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट, एंड दिस बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नो है ना, इट स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आप जानते हैं कुछ बेसिक सा डेटा, कि जितने ज़्यादा फ्लॉक्स होंगे, जितने ज़्यादा फ्लॉक्स पाए जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बीओडी होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जितना ज़्यादा बीओडी है उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो वेस्ट भी हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज़्यादा है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो अगर ये सब कुछ कम होगा तो आपका वेस्ट भी कम हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। एक सेशन, एक आपको एक वेसल दिया हुआ है, उसमें आपके पास वेस्ट भरा हुआ है, आपने बीओडी चेक करी, बीओडी बहुत हाई है, मतलब वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बीओडी जो है वो कम होते 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 बहुत कम हो जाएगी। दैट मीन्स आपका वेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें से, राइट। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई दिस। आते हैं 20th क्वेश्चन पे, सेइंग इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इस डाइजेस्टर जो लास्ट वाला आपका चैम्बर होता है, फोर्थ टैंक, तो फोर्थ टैंक जो है लास्ट वाला, उसमें अनारोबिकली डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया डाइजेस्ट द माइक्रोब्स। तो आपको वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं वो, तो आपके पास जो अनारोबिक डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर, ये किसको डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं आपके फ्लॉक्स को। और फ्लॉक्स क्या होता है, हाँ जी, फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स जो होते हैं आपके, वो आपके एसोसिएशन है फिलामेंटस फंगस और बैक्टीरिया का। तो इट इज द एसोसिएशन ऑफ filamentous फंगस प्लस एल्गी, और वी कैन से बैक्टीरिया। तो इन दोनों का एक तरह का नेटवर्क फॉर्म ऐसा कुछ बन जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर।
और दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्लॉक्स, उसे आप फ्लॉक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्लॉक्स में आपके पास फंगस भी आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास जो अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक है उसमें जो आपके पास अनारोबिक डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है, वो वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन जस्ट टेल द आंसर। फाइन। 21st क्वेश्चन देखो, saying that the effluent from the secondary treatment plant generally release into, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो आपके पास अब इफ्लुएंट बचा है, क्या बचा होगा आपको पता है? सेकेंडरी इफ्लुएंट बचा होगा, तो इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को आप कहां डालोगे? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। तो इसको आप केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दोगे, या फिल्ट्रेशन यूनिट के लिए, डाइजेस्टिंग टैंक के लिए, या फिर वाटर बॉडीज में, या रिवर्स में आप उसे रिलीज करवा दोगे, या फिर रिवर्स में आप उसका रिलीज करवा देंगे? तो बात तो सही है। अब देखो इसमें से ऑप्शन में डाउट क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है कि यार जो आपके पास पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट था, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से जो आपके पास वेस्ट बना है, या जो मतलब सबसे लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट जो बचा है आपके पास, अब उसको या तो आप पानी में डाल दो, रिवर के अंदर, वाटर बॉडीज में डाल दो, या फिर आप उसको तीसरे वाले दैट इज योर टर्शरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट में भेज दो, जहाँ पे कुछ प्रोसेस होने वाले हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल करके, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लोरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, इनका इस्तेमाल करके आप बेसिकली उस पानी को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन नहीं करते हम, मतलब हमेशा नहीं करते, कुछ कुछ स्पेशल ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे आप उसे प्लांट्स मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप उसे ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर सब में क्यों नहीं करते सर? मतलब उस जो वेस्ट है अगर उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ड्रिंकेबल वाटर में, तो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसीलिए हम जनरली उसको नहीं लगाते हैं, उसको सीधा हम पानी में रिमूव कर देते हैं। फाइन। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन मोर प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर सी की रहेगी, बिकॉज इसको हम समटाइम्स परफॉर्म करते हैं, हमेशा नहीं करते, समटाइम्स। वाई? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि होता क्या है इसमें, यू विल कन्वर्ट द सेकेंडरी इफ्लुएंट जो आपके पास है उसको कन्वर्ट कर दोगे ड्रिंकेबल वाटर में विद द हेल्प ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन इस टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? आपको स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि यूवी रेडिएशंस का, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है, इसके अलावा क्लोरिफिकेशन, फाइन। इसके अलावा आप कह सकते हो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं आपके पास जिनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस वाटर इनटू ड्रिंकेबल फॉर्म। मगर ये एक्सपेंसिव बहुत है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते बहुत ज़्यादा। 22 देखो, कह रहा है इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट व्हेन द सीवेज इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, तो सीवेज जो है जब वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, देन द इफ्लुएंट इज बेसिकली पास इनटू, तो उस इफ्लुएंट को आप सेटलिंग टैंक में डालोगे, एरेशन टैंक में डालोगे, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालोगे, या फिर एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालोगे। तो आपको पता है कि यार सीवेज कम हो चुका है, मतलब वेस्ट उसका बिल्कुल कम हो चुका है। तो जब सब कुछ ही कम हो गया है, तो लास्ट वाला टैंक कौन सा होता है जिसमें आप उसे डाल दोगे? दैट्स योर अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो आप उसे इस वाले टैंक में डाल देंगे, बिकॉज दैट इज द लास्ट टैंक, दैट इज द लास्ट टैंक। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट टैंक। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। सेइंग व्हाट हैपेंड टू एक्टिवेटेड स्लज, जो आपके पास एक्टिवेटेड स्लज बना है कौन से वाले टैंक के अंदर? एक्टिवेटेड और वी कैन से सेटलिंग टैंक के अंदर, है ना। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो होता है आपका, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जो आपके पास सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो होता है, उसमें क्या बनता है आपके पास? एक्टिवेटेड स्लज बनता है आपका। तो इट इज़ जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर्स एंड स्ट्रीम। नहीं, आप उसको इसमें नहीं डालोगे, बिकॉज इसमें क्या है, इसके अंदर आपको पाए जाएंगे बैक्टीरिया और फंगस, दैट इज योर फ्लॉक्स। तो अगर फ्लॉक्स इसमें देखने को मिल रहा है, तो फ्लॉक्स तो आपको पता है डेंजरस है, वो डिसीज कॉज कर सकता है वाटर बॉडीज को, तो आप डायरेक्टली रिलीज नहीं करोगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपका इट इज कंप्लीटली पंप बैक इनटू द एरेशन टैंक। क्या सारा का सारा फ्लॉक जो है उसको वापस से आप एरेशन टैंक में डाल दोगे क्या? ऐसा भी नहीं करते।
आपको याद हो तो हमारे पास ये था एरेशन टैंक, और इसके बाद क्या था नेक्स्ट वाला, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो ये है आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। राइट, तो ये आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो आपके पास है ये है आपका एरेशन टैंक। तो आपको पता है कि यहां से जो इसके आगे फ्लॉक्स बने हैं ना, या जो आपके पास एक्टिवेटेड स्लज था, एक्टिवेटेड, या इसमें नहीं होगा, इसमें होगा एक्चुअली, या जो आपके पास एक्यूमुलेट हुआ है वो क्या है आपका, एक्टिवेटेड स्लज, जो कुछ नहीं है, बस आपका वही है, फ्लॉक्स ही इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपने यहाँ पे डाला था वो नीचे इकट्ठा हो चुका है, उसका थोड़ा सा पोर्शन आप वापस से इस्तेमाल कर लोगे एज अ इनोकुलम, मगर सारा नहीं। तो इसमें से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस फ्लॉक्स आर बेसिकली सेंड बैक टू द एरेशन टैंक, और उसको आप ऐसा फ्लॉक के इनोकुलम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ आपका एक्टिवेटेड स्लज बचा है ना, इसको आप आगे भेज दोगे। ठीक है, उसको आप आगे भेज दोगे। तो वी कैन से मेजर ऑफ द स्लज इज पंप इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड द अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, तो एंड इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये आपका सेटलिंग टैंक है, और इसको आप सेटलिंग टैंक मान लो, जिसमें आपका एक्टिवेटेड स्लज जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अब इसको आप आगे भेज दोगे नेक्स्ट टैंक के अंदर, जो कि होगा एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, सॉरी अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। फाइन, थोड़े से नाम का आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। करेक्शन यहाँ पे ये बन जाएगी कि आपके पास जो ये टैंक है, ये कौन सा टैंक है, दिस इज योर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यहां से आप इसको भेज दोगे नेक्स्ट वाले टैंक के अंदर, जिसे आप कहते हो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यहां से आप इसके अंदर डाल दोगे इसको। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको आप आगे भेज दोगे, थोड़ा सा सेक्शन आप वापस यूज कर लोगे एज अ इनोकुलम देयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 24th पे आ जाओ। Saying that the biogas generation in a 3 anaerobic sludge digestion of animal and other organic waste, study the following flow chart and select the correct option from stage first, second and third। हाँ जी, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ये सवाल मैं लिटरली चाहता हूँ कि यार एग्जामिनेशन में आ जाए, बिकॉज ये एक क्वालिटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते दौरान ना काफ़ी बच्चे फंसने वाले हैं। राइट, तो आप एक बार खुद से अटेम्प्ट दीजिए और फिर हम देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। देखें, तो कह रहा है जो आपके पास अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है ना, जहाँ पे आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर, वहाँ पे इन तीनों में से कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेप्स किसके लिख रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। उसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम क्या मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टैंक में सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। सबसे पहले आपके पास जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, राइट, या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे आपका हेमीसेलुलोज हो गए, सेलुलोज हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इन चीज़ों को उठाया जाएगा और इनको कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि आपके पास जो पॉलीमर्स हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हो गए, प्लस में आपके लिपिड्स हो गए, प्लस में आपके हेमीसेलुलोज, ठीक है, इनको उठा के इनका इस्तेमाल करके यू विल कन्वर्ट दीज थिंग्स। तो अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ये डाइजेस्टर कौन सा है, ये आपके पास अनएरोबिक टैंक है, तो इसमें कौन से वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे आप, अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, तो ऐसे वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आप कन्वर्जन कर दोगे एंजाइम्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल सॉल्यूबल मोनोमर्स। तो आप इन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दोगे, या फिर जिसे आप मोनोमर्स कहते हो, जिसको आप मोनोमर्स कहते हैं। डन है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप।
इसके बाद क्या होगा, अब जो आपके पास ये बने हैं ना मोनोमर्स, इनको कन्वर्ट कर दोगे ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड आपका लैक्टिक एसिड हो गए, प्रोपियोनिक एसिड हो गए, इन सब में कन्वर्ट कर दोगे। अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली क्या करोगे, इस पर आप मिथेनोजेंस का काम करवाओगे और मिथेनोजेंस इसे कन्वर्ट कर देंगे बायोगैस के अंदर, ठीक है। तो फाइनली इस पर कौन काम करेंगे, मिथेनोजेंस, दैट इज योर अगेन अनारोबिक बैक्टीरिया, और इसे कन्वर्ट कर देंगे बायोगैस के अंदर। बायोगैस जैसे कि आप जानते हैं CH4 हो गया, CO2 हो गया, H2S हो गया या फिर H2 हो गया, तो इसमें कन्वर्ट फाइनली हो जाएगा। तो हाउ होपफुली यू गॉट दिस है ना, कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर डाइजेस्टर के अंदर। तो सारे स्टेप्स ठीक हैं और इसका सीक्वेंस भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डन, सही है। तो एक अच्छा सवाल था जहाँ पे शायद बच्चों को नहीं पता होता है कि यार इस डाइजेस्टर के अंदर क्या चल रहा होता है। दे जस्ट डोंट नो कि भाई एक ऐसा डाइजेस्टर है जो कि अनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता होता। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द क्वेश्चन। 25 देखो, कह रहा है द लेडी बग, बीटल एंड द ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ। तो आपकी लेडी बग जो होती है किसको मारेगी, तो जो लेडी बग है दैट बेसिकली किल्स व्हाट, ड्रैगन फ्लाई भी है हमारे पास, एक मिनट, ड्रैगन फ्लाई। तो जो लेडी बग है वो तो मारेगी भाई आपके एफिड्स को, ग्रे कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, सीक्वेंस देख लो, पहले एफिड्स आना चाहिए बाद में मॉस्किटोज, तो डी। फाइन, 26 देखो, कह रहा है बीटी इज अवेलेबल इन द सैशे एज अ ड्राई स्पोर्ट्स, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, है ना। आपको इनके स्पोर्ट्स मिलेंगे और इन स्पोर्ट्स को आप स्प्रेड कर दोगे, स्प्रेड ऑन वल्नरेबल प्लांट्स, वल्नरेबल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 27, सेइंग दैट ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंगस। आपको पता है ट्राइकोडर्मा क्या है आपके पास, ट्राइकोडर्मा विरिडे एक तरह का फंगस है, एंड दे आर इफेक्टिव इन किलिंग द इंसेक्ट, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है जो कि एनिमल पैथोजेंस को मारता है, या फिर वो ऐसा एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट पैथोजेंस को मारता है या कैटरपिलर को मारता है। तो कैटरपिलर को मारने के लिए तो हम बीटी का इस्तेमाल करते हैं, फाइन। तो आपके प्लांट्स को मारने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, फाइन। 28th, सेइंग बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू अ जीनस। देखो मैंने पीछे बताया था आपको, अगर सेशन ध्यान से सुन रहे हो ना तो बहुत सवाल तो नहीं छूटने वाले, इतनी गारंटी अपनी है, ठीक है, इतनी गारंटी अपनी है। कहाँ है, लेट मी जस्ट चेक, बैक्यूलो, ये रहा देखो। तो आपका जो बैक्यूलो वायरस है वो आपका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है इससे बिलोंग करता है, इस पर्टिकुलर जीनस से बिलोंग करता है, एंड दैट्स हाउ यू कैन से दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, फाइन। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, saying that during the sewage treatment biogas are produced which includes। तो बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, पूरा सीक्वेंस बताया हुआ है आपको मैंने। पहले आएगी मिथेन, फिर आएगी आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती इसके अंदर, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, ऑक्सीजन नहीं होती है इसके अंदर, CO2, दिस एंड मिथेन, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। दीज आर द गोबर गैसेज और जिसे आप बायोगैस भी कहते हो, फाइन। तो सीक्वेंस क्या होता है इसका, सीक्वेंस होता है आपके पास सबसे ज़्यादा होंगी CH4, उससे कम होगी CO2, उससे कम होगी H2S और H2। तो ये दोनों आपकी 10% के आसपास होंगी, ये वाली आपकी 20% के आसपास होगी, और ये आपकी 50 से 60% के आसपास होगी या 70%, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, सेइंग ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है, हम पढ़ चुके हैं, फाइन। दैट्स हाउ वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस इंटरेक्शन। हमने टोटल इस चैप्टर के 60 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, 30 कल लगाए थे, आज 30 और लगा लिए हैं। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन और हम मिलेंगे हमारे आने वाली मुलाकात में। इस डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर टॉपिक तो आप लक्ष्य सर बायोलॉजी डाल के आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, फाइन। तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।